भारत ने आज मिसाइल दाग दी। भारत ने आज मिसाइल परीक्षण किया है, तस्वीर मिसाइल परीक्षण की है। ये जो माहौल भारत में है, इसके बाद पाकिस्तान की सांसें थम गई हैं। तो आतंकिस्तान पर पीएम मोदी ने जो स्ट्राइक की है वो एक एक कर मैं आपको बताऊं। 5 से 6 स्ट्राइक कल कर दी थी, आज सिर्फ पीएम मोदी ने जुबानी स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं पूछना चाहती हूं, खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying all this is happening because of Pakistan. One of their defense ministers said there are 500 terrorists lined up on the border to go in. Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? What will they do? Supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, इसलिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहां है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? गांव का मूत्र पीण आया तू की कहना पाकिस्तान से हमला करना है, हमला करने दे पुत्रा, साढ़े को इंडियन कंट्रोल कश्मीर के पहलगाम इलाके के अंदर मौजूद बेसरान वैली, जिसे यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर घने और लंबे दरख्तों के झुंड मौजूद हैं, जहाँ से इंडियन मीडिया के मुताबिक कुछ टेररिस्ट, जिनकी तादाद 4 से 6 बताई जा रही है, इन्होंने अचानक से इंडियन फोर्सेस की यूनिफॉर्म के अंदर आकर सिविलियन लोगों पर गोलियां चला दी। और ऐसा करने से पहले इनके आईडी कार्ड चेक करके कि क्या ये मुस्लिम है या फिर हिंदू, और ख़ास तौर पर हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके कत्ल किया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक इस हमले के अंदर 26 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके अंदर एक मुस्लिम लड़का भी शामिल था। तमाम मरने वाले मेल थे, जबकि कई लोग इस हमले के अंदर जख्मी भी हो चुके हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये दहशतगर्द हमला करने के बाद दोबारा से इसी जंगल के अंदर जाकर दोबारा फरार हो गए। आपको बताता चलूं कि ये रास्ता ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल काम था, लिहाजा हेलीकॉप्टर की मदद से इनको रेस्क्यू किया गया। और हस्बे आदत सिर्फ चंद ही मिनटों के अंदर इंडियन मीडिया पर यह खबर चलना शुरू हो गई कि यह हमला पाकिस्तान बेफ तंजीम लश्कर ए तैयबा के एक सब ग्रुप TRF ने करवाया है, और इसने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लिया है। अब जाहिर है कि ये जिम्मेदारी कबूल करने के बाद ये तो कन्फर्म हो गया कि एक दहशतगर्दी का हमला था और निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक भी है, क्योंकि ये सिविलियन लोग मैदान जंग के अंदर लड़ने के लिए नहीं आए थे। और ख़ुद इंडियन मीडिया के ही मुताबिक TRF का कहना है कि कश्मीर के अंदर नाफिज होने वाले आर्टिकल की वजह से कश्मीर में क्योंकि मुसलसल हिंदुओं की तादाद बढ़ती जा रही है और वो इस इलाके के अंदर डोमिसाइल लेकर आबाद भी हो रहे हैं, यानी इनकी जगह पर कब्जा कर रहे हैं। और दूसरी वजह कि भारतीय हुकूमत जो कि कश्मीर में इन पर जुल्म कर रही है, ये उसका बदला था। अब याद रहे कि भारतीय मीडिया खुद इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, लिहाजा इनके खुद के मुताबिक भारत और कश्मीर के अंदर होने वाला ये हमला दरअसल इनकी गलत पॉलिसियों का नतीजा है, और ये भारत का अंदरूनी मामला है, क्योंकि ये इलाका इसके कंट्रोल के अंदर है, लिहाजा इसके बीच पाकिस्तान कहाँ से आ गया। और दूसरी बात कि जब आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इनके निहत्थे लोगों पर जुल्म करेंगे, इनके लोग उठाकर ले जाएंगे, इनको कत्ल करेंगे, तो आप इनसे बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब मैं इस हमले को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा हूँ कि ये भारतीय हुकूमत का पॉलिटिकल फेलियर है, जिससे वो तवज्जो हटाकर इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है।
और कई दिन गुजरने के बाद भी मैंने इस टॉपिक पर इसीलिए बात नहीं की कि शायद इंडिया की तरफ से कोई सबूत सामने आ जाए, कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ जाए, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। और जाहिर है कि गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स की तरह बस फीडेड इन्फॉर्मेशन तो मैं अपने लोगों को पहुंचा नहीं सकता। अब इस हमले को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया जो ये बता सके कि इस हमले के अंदर वाकई पाकिस्तान का हाथ था। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके अंदर ज़बरदस्ती मुसलमानों को और पाकिस्तान को किस तरह से घसीटा जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के मणिपुर के अंदर, आसाम के अंदर और खालिस्तान के अंदर भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन भारत इसको हमेशा से अपने अंदरूनी मामलात कहता है। और इसी तरह से इंडिया के अंदर जब कश्मीर का इशू होता है या फिर कश्मीर के अंदर कोई हमला होता है तो इसको पाकिस्तान के साथ क्यों लिंक करता है, इसको अपना पॉलिटिकल फेलियर या फिर इसको अपना अंदरूनी मामला क्यों नहीं मानता। इनफैक्ट सच तो यह है कि पाकिस्तान खुद इस खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से इफेक्टेड मुल्क है। इस मुल्क ने सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। उल्टा भारत खुद बलूचिस्तान की अलहदगी की तरीकों के अंदर मुलविस है, इनको फंड कर रहा है। क्या ये दहशतगर्दी नहीं होती? पाकिस्तान इस हमले के बाद बार बार ये कह चुका है कि हम इस मामले के अंदर भारत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं और इस हमले की तहकीकात करवाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ अपनी एजेंसीज के जरिए नहीं बल्कि बाकी इंडिपेंडेंट एजेंसीज या बाकी मुल्कों की एजेंसीज को भी इन तहकीकात के अंदर शामिल किया जाए ताकि तमाम मामला वाज़ेह हो सके। क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि एक बार फिर से भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से खुदकार तरीके से करवाया गया ताकि हिंदू मुस्लिम फसादात और पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें करके अपना पॉलिटिकल वोट बैंक बढ़ा सके। और ये बातें मैं बिना सबूत के बस हवा में नहीं कर रहा, बल्कि इसका सबूत ये चार्ट है कि पहलगाम हमले से पहले इस तरह के जितने भी अटैक हुए जिसके अंदर बिना सबूत के पाकिस्तान को टारगेट किया गया, वो सब के सब बीजेपी की हुकूमत के अंदर ही हुए। और आप देख रहे हैं कि दिन रात इस प्रोपेगेंडा के अंदर इनका साथ इनका गोदी मीडिया भी बढ़ चढ़ कर दे रहा है। एक मुल्क का मीडिया इतना अहम होता है कि वो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है। लोगों की राय और ज़हन साजी करने के अंदर इसका सबसे अहम किरदार होता है। और इसकी वजह यह होती है कि क्योंकि मीडिया पर चलने वाली खबरों की तस्दीक हर शख्स जाकर मौके पर नहीं करता, तो हर मीडिया की खबर को वो सच मान लेता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर गोदी मीडिया ने दिन रात पाकिस्तान पर हमले के लिए मशीन गन तैयार कर दी है और प्रोपेगेंडा की सूरत पाकिस्तान की तरफ चला रहा है। इनफैक्ट अपनी तरफ से तो ये अभी तक पाकिस्तान से जंग भी कर चुके हैं और पाकिस्तान को फतह भी कर चुके हैं, बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म्स के हीरोज की तरह। पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बी ऑन स्टैंड बाय राहुल कैंप फोर देन फ्लोर। आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए सबकी बड़ी खबर। और इसी के साथ टाइम्स नाउ अब भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। अब मैं पूछना चाहती हूं, खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? नौसेना ने ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया और ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल की मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है। इसके हमले से कराची से लेकर कई शहर तबाह हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो 130 परमाणु बम है, उनमें से 66% जमीन से मार करने वाले वो बम हैं जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों से दागा जाता है, जबकि 28% परमाणु बम वो हवा से गिरा सकता है। परमाणु बम से लैस उसके मिसाइल भारत के चारों सबसे बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई पर हमला कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान और खुद इंडियन अवाम ने भी इस गोदी मीडिया को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो इस सीरियस माहौल के अंदर भी मीम्स बन रही हैं। कोई कह रहा है कि जल्दी से जंग का दिन डिसाइड करो ताकि मैं जंग का सूट सिलवा सकूं, और कोई कह रहा है कि जंग के बाद अंबानी का घर मेरा होगा, तो कोई ताजमहल पर मर्दाना कमजोरी की वॉल चॉकिंग कर रहा है। जड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, गए जब सिकंदर दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली थे। कोई जीतो पाकिस्तान के अंदर तीनों बॉलीवुड के खान को नचा रहा है, तो अमिताभ बच्चन को पाकिस्तान का तराना गाते हुए भी देखा जा सकता है। अच्छा, इंडियन मीडिया कह रहा है जी पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। अब माहौल चेक करो जरा। इंडियन आर्मी से गुजारिश है कि अगर जंग करने कराची आओ तो अपनी हिफाजत खुद करो और मोबाइल घर रख के आओ, क्योंकि कराची आते ही तुम्हारा या तो मोबाइल छिन जाएगा या तो ट्रक के नीचे आ जाओगे। ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਓਏ ਕੀ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਲਾਗਾ ਜੰਗ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਗਾ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ वढ़िएगा। और देखें, सच भी ये है कि इंडिया जो कर सकता था इसने वो कर दिया और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करेगा।
और इससे बढ़कर बस ये अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। इन्होंने करना कुरना इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है जिसके निशाने पर इंडिया का हर एक शहर मौजूद है। तो सोचें कि भारत भला जंग की बेवकूफ़ी क्यों करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी लाइन के अंदर मौजूद है और उसके इफेक्ट दूसरे मुल्कों पर ज़्यादा होंगे बजाय पाकिस्तान के। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया का मैप पाकिस्तान की तरह बिल्कुल सीधा नहीं है बल्कि फैला हुआ है, यानी एक शहर पर हमला करने के असरात कई दूसरे शहरों पर या फिर स्टेट तक जाएंगे। पर सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी देखकर होता है। आप मुझे बताएं कि जब भी किसी घर के अंदर चोरी होती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले चौकीदार से ये सवाल करते हैं कि चोरी के वक्त तुम कहाँ सो रहे थे, तुम्हारे होते हुए ये चोरी कैसे हो गई, मैं तुम्हें अपना पेट काट कर किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल के बाद क्या इंडियन मीडिया का ये काम नहीं था कि अपनी गवर्नमेंट से और अपनी एजेंसी से सवाल करें कि आपके होते हुए ये हमला आखिर कैसे हो गया? क्या ये आपका सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? और पॉलिटिशियन अपनी नाकामी का एतराफ़ करके अब तक इस्तीफ़ा दे चुके होते अगर ये वाकई कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता या फिर डेमोक्रेटिक हुकूमत होती तो। अब इस गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे के बाद हम क्या देखते हैं कि ये इंडियन ब्रेन वॉश्ड लोग जो कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, ख़ास तौर पर लंदन की एम्बेसी के बाहर, और एक दूसरे को इस तरह से बच्चों की तरह चिढ़ा रहे हैं। अब गोरे भी इनको देखकर सोचते होंगे कि हमने किन जाहिलों को अपने मुल्क के अंदर एंट्री दे दी है, क्योंकि इन लोगों ने अपने मुल्कों के अंदर भी अमन को तबाह किया हुआ और हमारे मुल्क का भी वही हाल कर रहे हैं। लेकिन यही बच्चे और यही इंडियन गोदी यूट्यूबर्स अपनी सरकार से इसकी इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल फेलियर पर सवाल क्यों नहीं करते? आप बाकी दुनिया को देखें कि तरक्की याफ्ता कौमें इस वक्त अपने बॉर्डर ख़त्म कर चुकी हैं, सिर्फ एक लाइन की हद तक मौजूद हैं। वो एक दूसरे से ट्रेड करती हैं, खुलेआम एक दूसरे के मुल्क के अंदर सफ़र भी करती हैं। उन मुल्कों के अंदर इस वक्त भी अमन और सुकून मौजूद है। लेकिन ये दोनों कुत्तों की तरह 77 सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तुमने मेरा बंदा मार दिया, मैंने तुम्हारा मार दिया, तुमने मेरा बंदा उठा दिया, तुमने मेरा बंदा उठा लिया। बॉर्डर पर एक दूसरे से ऊंची टांगें उठाकर एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। इन दोनों मुल्कों के अंदर करप्शन, गुर्बत, बेरोजगारी, नाइंसाफ़ी मौजूद है और इन दोनों मुल्कों के लोग रोजगार के लिए दूसरे मुल्कों के अंदर धक्के खा रहे हैं जहां पर इनकी कोई हैसियत नहीं। और इन सीरियस टॉपिक्स पर बात करने की बजाय, इनका सोल्यूशन ढूंढने की बजाय ये लोग अपनी फौज पर और अपने असले खरीदने पर अपनी आधी से ज़्यादा आमदनी लौटा देते हैं। ऐसी कौमें भला खाक तरक्की करती हैं। आप देख लेना कि शोर शराबे के बाद होना कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को मामू बना लिया है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी हासिल कर लिया और पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश भी कर लिया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन बिना सबूत के ये सब मेहनत बेकार होती नजर आ रही है। और बिना होमवर्क के मोदी सरकार दुनिया के अंदर खुद अपना मजाक बनवा रही है। और इसकी मिसालें मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि इस हमले के वक्त नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पर मौजूद था और इस हमले की खबर मिलते ही ये विजिट छोड़कर इसने अपने पार्टी रहनुमाओं का एक इजलास बुला लिया और इस इजलास के अंदर फौरी तौर पर ही कुछ बड़े फैसले करने और इनको इम्प्लीमेंट करने का हुक्म दिया गया। और इन फैसलों के अंदर सबसे पहला फैसला ये था कि 1960 के अंदर होने वाला इंडिया पाकिस्तान का सिंध-तास मुआहदा, जिसको इंडिया ने ना 1971 की जंग के अंदर तोड़ा ना 1999 की कारगिल वॉर के अंदर, वो अब इसको अकेले ही ख़त्म करने जा रहा है। यानी इनके मुताबिक वो पाकिस्तान के पानियों को रोक कर इनको सुखाकर बंजर कर देंगे। और बंजर का मतलब है कि किसी मुल्क के अंदर कहत हो जाना और कहत का मतलब है कि खाना जंगी। पर आप देखें कि ये बहुत ही नॉन सीरियस और मज़ाहिया स्टेटमेंट था जो कि सिर्फ अपनी आवाम के गुस्से को ठंडा करने के लिए और इनको वक्ती तौर पर लॉलीपॉप देने के लिए था। क्योंकि हकीकत ये है कि सिंध-तास मुआहदा एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और ये मुआहदा 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुआ था। और इस मुआहदे के अंदर 6 बड़े दरिया शामिल थे जिनको 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले दरिया थे सिंध, झेलम और चनाब, जिनका ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का हक दिया गया। जबकि भारत को मिलने वाले दरिया थे सतलुज, ब्यास और रावी और इन दरियाओं के पानी का ज़्यादातर हिस्सा भारत को ही दिया गया। और इस मुआहदे के अंदर ये लिखा गया कि इन दोनों मुल्कों में से कोई भी एक दूसरे का पानी रोकने के लिए इस पर डैम नहीं बनाएगा और गैर ज़रूरी तामीरात नहीं करेगा। इस मुआहदे के अंदर यह भी शामिल था कि कोई भी मुल्क यानी इंडिया या पाकिस्तान बिना किसी दूसरे की रजामंदी के अकेले इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। और अगर भारत ऐसी कोशिश करता भी है तो पाकिस्तान की तरफ से इसको आलमी अदालतों और इदारों के अंदर मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और इससे सफारती तौर पर इससे बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। और सच पूछें तो इंडिया ने ये स्टेप उठाकर दरअसल अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान फ़ौरन ये मुकदमा आलमी अदालत के अंदर लेकर जाएगा और वहाँ पर भारत अपना मुकदमा लड़ेगा और पूरी दुनिया को इसकी बददियानती का इल्म होगा और उनको पता चलेगा कि ये वो मुल्क है जो कि अपने मुआहदे की पासदारी तक नहीं करता। और सबसे बड़ी बात कि चीन का सबसे बड़ा पानी का निज़ाम 2 दरियाओं पर डिपेंड करता है जो कि चाइना से होकर इंडिया के अंदर जाते हैं। एक है ब्यालांग तंग और दूसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र। और आप चाइना और इंडिया की दुश्मनी के बारे में तो पहले से जानते हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। और आप ये भी जानते होंगे कि चाइना इन दोनों दरियाओं का पानी रोकने के लिए पहले से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम भी कर रहा है।
और अगर भारत किसी तरह से पाकिस्तान का पानी रोककर इसको खुश करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान फ़ौरन से चाइना की हेल्प मांगेगा और चाइना फ़ौरन से इंडिया का पानी रोक देगा और इसके बाद चाइना इंडिया का वही हाल कर देगा जो कि इंडिया पाकिस्तान का करने वाला था। ख़ास तौर पर इसकी वजह से आसाम, अरुणाचल प्रदेश और दीगर शुमाली मशरकी रियासतों के अंदर बिल्कुल कहत पड़ जाएगा। और इससे भी बड़ी बात कि इसके बाद भारत किस मुंह से ये मुकदमा लेकर आलमी अदालत के अंदर जाएगा कि चाइना ने हमारे पानी को गैर कानूनी तौर पर बंद किया है, हालांकि वो खुद पाकिस्तान के साथ यही कर रहा होगा। और इससे भी बड़ी बात कि इस वक्त इंडिया के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है जो कि पाकिस्तान के दरियाओं सिंध, झेलम और चनाब के पानी को मुकम्मल तौर पर रोक सके। फन फैक्ट ये है कि आज भी अगर वो स्ट्रक्चर को बनाना चाहे तो इसे बनाने के अंदर इसको कम से कम 20 साल लगेंगे। जी हाँ, 20 साल। और इसके अलावा जो पैसा लगेगा और मैन पावर लगेगी इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सो कुल मिलाकर ये एक इंतहाई इलॉजिकल और भोंडा सा मूव था और इसका एहसास भारत को खुद बाद में भी हो गया और इसी वजह से हमने देखा कि आखिरी हरबे के तौर पर इसने झेलम के अंदर 20 से 30 फुट फालतू पानी भी छोड़ दिया ताकि पाकिस्तान के अंदर सैलाब से तबाही हो सके। दरिया में पानी का बहाव कम से कम 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये आपके सामने, ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है, अभी जारी। और सबसे अहम मामला ये भी है कि अगर इंडिया किसी भी तरह से पाकिस्तान का पानी रोकता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कभी नहीं बन सकता, जिसकी वो कई सालों से ट्राई कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर वो मुल्क कभी नहीं बन सकता जो कि दूसरे मुल्क का पानी रोके। इस हमले के बाद इंडिया ने दूसरा फैसला ये किया कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले जिन भी लोगों को सार्क वीज़ा इशू किया गया था वो सब के सब ख़त्म है और इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान वापस चले जाएं। अब इन लोगों के अंदर ज़्यादातर लोग वो थे जो कि यहाँ पर इलाज की गर्ज से आए थे और यूं इन्हें अचानक बेदखल कर देने की वजह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई और ये मामला पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट भी हुआ। तीसरा ये कि पाकिस्तान के सफारती अमले को 50 से कम करके 30 कर दिया गया और बाकियों को जिस तरह से बेइज्जत करके इंडिया से निकाला गया वो बाकायदा एक हरासमेंट थी, जैसा कि आप ये वीडियो देख लें। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Sir, where are you from, sir? What is this? What is this cake for? What is this cake for? खाली occasion बताओ। 28 लोग मरे हैं, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। अब ये बेचारा अपने फेयरवेल के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर केक लेकर जा रहा था, लेकिन इस गोदी मीडिया ने इसका जो हाल किया, जो तमाशा लगाया वो आपके सामने है। पूरी दुनिया ने तमाशा देखा कि ये है इस मीडिया की क्रेडिबिलिटी। अब जाहिर है कि इसके बाद पाकिस्तान भी खामोश नहीं रहने वाला था, लिहाजा इसने इंडिया को ऐसा जवाब दिया कि इसके 14 तबक रोशन हो गए। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. स्क्रीन पे आपको जो नक्शा नजर आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान से जो लाइन ऊपर जा रही है रेड कलर की, इसके इस साइड पे सारे का सारा इंडिया है। हैरानगी की बात यह है कि ये वो सारे का सारा इंडिया है जहाँ पे आज तक पाकिस्तान ने कोई धमाका नहीं किया। इंडियन कहते हैं, इंडियन मीडिया या मोदी सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करता है, और अगर पाकिस्तान वाकई इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करता है तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक जो सारी रेड लाइन आपको नजर आ रही है, जो सारा बॉर्डर नजर आ रहा है, यहाँ पे ऐसी आपने कौन सी कोई ताकत खड़ी की हुई है जो पाकिस्तानी क्रॉस नहीं कर सकती? वो ताकत आप मकबूजा कश्मीर वाली जगह पे क्यों नहीं खड़ी कर सकते? मतलब मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तानी घुस के वहां पे जाके आप कहते हो कि पाकिस्तानी दहशतगर्दी करते हैं। अगर पाकिस्तान इतना वेला बैठा हुआ वहां पे घुस के दहशतगर्दी करने के लिए, तो ये बॉर्डर सारा क्रॉस करके जाना कोई मुश्किल है पाकिस्तान के लिए? अगर पाकिस्तानी वहां से घुस सकते हैं तो वो यहाँ से क्यों नहीं घुस सकते? यहाँ पे आपने कौन सी कोई अलग से टेक्नोलॉजी यहाँ पे नस्ब की हुई है? सबसे पहला स्टेप पाकिस्तान ने यह उठाया कि सबसे पहले शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के आपस में मुज़ाकरात के जरिए कश्मीर का हल निकालने पर इत्तफाक हुआ था। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि इसके अंदर कोई तीसरा मुल्क शामिल नहीं होगा, और इसी मुआहदे के अंदर कश्मीर के अंदर मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल को यानी LOC को तस्लीम किया गया था, जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद को जाहिर करता है। इन दोनों मुल्कों ने इस लाइन को तस्लीम किया था और इस पर किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली न करने पर इत्तफाक हुआ था। अब इस मुआहदे को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि जिस वक्त भी चाहे, जब भी चाहे, इंडिया पर किसी भी जगह से हमला कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडियन फोर्सेस के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर फौजी जवानों की इस वक्त भी कमी है, और यही वजह थी कि उस इलाके के अंदर भी जहाँ पर पहलगाम में ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर आर्मी मौजूद नहीं थी।
अब इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि इस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद हमला तो दूर की बात, इंडिया खुद को बस डिफेंड करने का सोचेगा कि कहीं पर भी किसी भी वक्त इस पर हमला हो सकता है। और दूसरी फन फैक्ट यह है कि अगर सिंध तास मुआहदा ख़त्म ही हो गया है तो रावी, सतलुज और ब्यास पर भी इंडिया का कोई हक नहीं बनता। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी भी तरह से इंडिया कोई भी जारियत करने की सोचता भी है तो चीन, तुर्की, ईरान ने मिलकर पाकिस्तान का साथ देना है और अमेरिका और इसराइल और फ्रांस ने इंडिया का साथ देना है। और आप देखें कि अमेरिका का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये सिर्फ अपना असला बेचकर, जंगे करवाकर प्रॉफिट बनाता है, प्रॉफिट गिनता है और इसके बाद बीच जंग के अंदर यूक्रेन की तरह अपने इत्तेहादियों को छोड़कर वहां से खिसक जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। इस वक्त अगर हम फ्रांस की तरफ देखें तो इसकी इकोनॉमी बहुत ही इनस्टेबल है, वो अपने मसलों के अंदर उलझा हुआ है। और दूसरी तरफ आप खुद समझ सकते हैं कि इंडिया को सिर्फ इसराइल इसीलिए सपोर्ट करता है कि सिर्फ पाकिस्तान ही है जिससे इसको खतरा है, क्योंकि पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। और इसराइल इतना चालाक है कि इंडिया के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है कि इसके खर्चे पर पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करके इतना कमज़ोर कर दे कि इसको तोड़ सके और सबसे बढ़कर के गजा के हालात से और इनके जुल्म से इनकी नज़रें हटाई जा सकें। क्योंकि अभी अभी हमने खबरों में देखा कि यहूदी कई सालों के बाद बैतुल मुकद्दस के अंदर दाखिल होकर इबादत कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इनको नहीं रोका। इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस टेंशन का फ़ायदा उठाकर इसराइल यही चाहता है कि ये अपने मसलों के अंदर उलझ कर रह जाएं और गजा की तरफ ध्यान ही ना दे सकें। और वैसे भी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि ईरान के बाद इसराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान ही होगा, और आप देख लें कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के सबसे पहले इंडिया का साथ अमेरिका और इसराइल ने दिया है कि हम इस हमले को कंडेम करते हैं। पाकिस्तान ने दूसरा स्टेप ये लिया है कि इंडिया के लिए अपनी एरोस्पेस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है, जिसकी वजह से इंडियन एयरलाइन को, इंडिगो को करोड़ों डॉलर का नुकसान महाना होगा। और इसकी सीधी सादी वजह यह है कि इंडिया की ज़्यादातर यूरोप और गल्फ कंट्रीज़ की फ़्लाइट पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से होकर गुजरती हैं, और ये रास्ता इंतहाई सीधा, आसान और कम खर्च है। लेकिन जब इन जहाज़ों को एक बड़ा टर्न लेकर समंदर से जाना पड़ेगा तो इसके अंदर फ्यूल ज़्यादा लगेगा, वक्त ज़्यादा लगेगा, और जाहिर है कि इसकी वजह से इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट की कीमतें बढ़ती जाएंगी। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी बाकी एयरलाइंस, क्योंकि बाकी एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस के मुकाबले में अपनी फ़्लाइट की कीमतें कम से कम प्राइस पर बेचेंगी जो कि वो पहले बेच रही थी, क्योंकि ये पाबंदी उनके लिए है ही नहीं कि वो पाकिस्तान की एरोस्पेस से नहीं गुजर सकती। और इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया के तमाम ट्रेड रूट भी बंद कर दिए हैं, इसका रास्ता भी बंद कर दिया है जहाँ से वो पाकिस्तान के रास्ते दुनिया के अंदर अपने गुड्स सप्लाई किया करता। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कम और इसकी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी, और इसके मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी और बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ती जाएगी। अब देखा जाए तो इसके बाद मोदी की हर चाल ही उल्टी पड़ रही है। देखें, चाहे कोई भी शख्स हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, दुनिया के हर एक इंसान की जान कीमती है। किसी भी मजलूम की जान लेने का किसी भी शख्स को कोई इख्तियार नहीं। और इसीलिए बार बार मैं अपनी वीडियो के अंदर ये शामिल कर रहा हूँ कि अगर मोदी अपने दावे के अंदर सच्चा है और वाकई ये हमला हुआ है तो इस हमले की तहकीकात इंटरनेशनल बॉडी को शामिल करके करवाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और अगर ऐसा नहीं हो रहा और इसकी बजाय सिर्फ जज्बाती तकरीरें हो रही हैं और सिर्फ इल्ज़ामबाजी हो रही है, तो आप समझ जाएं कि अंदर मामला कुछ और है। और सबसे आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरह की पॉलिटिकल कुश्ती के अंदर हार हमेशा आम आदमी की होती है। हमेशा आम आदमी मारा जाता है, हमेशा उसी के नसीब के अंदर भूख आती है, उसी आम आदमी के हकूक मारे जाते हैं। जबकि ये प्रोपेगेंडा करने वाले, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले पॉलिटिशियन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और बाहर मुल्कों की सिटीजनशिप इंजॉय करते हैं। सो इन धोखेबाजों को अंध भक्त बनकर या फिर अंधा होकर फॉलो करने की बजाय, भेड़ बनने की बजाय अपनी आंखें खोलकर इनसे सवाल करें। और जब आप सवाल करना सीखेंगे, जब जवाब मांगेंगे, तब भी इन दोनों मुल्कों के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है। वरना भाई इस मुल्क के अंदर वही होगा जो कि पिछले 77 सालों से होता आ रहा है कि इस शोर के अंदर शोर की आवाज़ दब कर रह गई है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।